हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष यार फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के लिए एडिटोरिया का जो नया बिहार एसआई का जो प्रैक्टिसेस आया है जो मार्केट में, जो आपको सबसे पहले आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे अवेलेबल रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे ये 15 मॉडल सेट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स एडिटोरिया का प्रैक्टिसेस 1 जो आज ही मार्केट में लॉन्च हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज अभी एक प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे और आपको नाइट में एक प्रैक्टिसेस मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। ठीक है, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो 1 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि वियतनाम में। तो मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है और तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मेकांग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। कहाँ पे उत्पत्ति होती है? तो याद रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी भाग में मेकांग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो 2 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि तूफानी मौसम। तो फ्रेंड्स, बैरोमीटर जो होता है, जिसको वायुदाब मापी का प्रयोग मौसम में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट तूफान के संकेत को दर्शाता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। तो देखिएगा कौन से प्रमुख घटक है। तो पहला है कि बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, ये सही है। सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, ये भी सही है। रासायनिक उर्वरक, ये भी सही है। और शाक भंडारण, विपणन और वितरण, तो फ्रेंड्स ये भी आपका सही है। तो 3 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे में कि हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाला बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। ठीक है, और भारत में जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जो जाना जाता है, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, किसे कहा गया है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो 4 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश। तो भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट जो है 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र पर, याद रखिएगा यह 2019 के अनुसार है। ठीक है, 2019 के अनुसार जो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में है। तो याद रखिएगा कितना किलोमीटर स्क्वायर है। तो याद रखिएगा 77,482 किलोमीटर स्क्वायर से। उसके बाद सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़ और 4th नंबर पे उड़ीसा है। तो याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर कौन सा है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो क्या है ऑप्शन में? तो सेकंड नंबर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है। 3rd नंबर है छत्तीसगढ़, 4th नंबर है उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5 नंबर कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले है गोदावरी नदी। इसकी जो लंबाई है याद रखिएगा 1465 किलोमीटर, यानी कि 1465 किलोमीटर, याद रखिए गोदावरी का। उसके बाद है कृष्णा नदी। तो इसकी जो लंबाई है वो 1402 किलोमीटर, यानी कि 1402 किलोमीटर है कृष्णा नदी की लंबाई। उसका नर्मदा नदी देखिएगा, तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है नर्मदा नदी की लंबाई। और कावेरी नदी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए मुलिंगल दर्रा उत्तराखंड, ये सही है। जेलेपला दर्रा सिक्किम, ये सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? दीफू दर्रा जो मिजोरम, ये गलत है फ्रेंड्स। दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। और तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह जो दर्रा है, जो दीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इस दर्रा की जो ऊंचाई, कितने ऊंचाई पे स्थित है? याद रखिएगा 4590 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। और यह दर्रा भारत
और चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो एडिटोरिया का जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिसेस है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो आज आपको अभी एडिटोरिया का प्रैक्टिसेस मिलेगा और नाइट में आपको फ्रेंड्स प्रैक्टिसेस टू आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले और सबसे फास्ट आपको यहीं पे एडिटोरिया का प्रैक्टिसेस आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। तो 7 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि सुरती। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सुरती जो है यह गाय की नस्ल नहीं है, याद रखिए ये भैंस की नस्ल है। जबकि जो भी आपका मालवी हो गया, बाचौड़ हो गया और कांक रेज हो गया, ये जो अन्य जो नस्लें है वो गाय की है। ठीक है, और भैंस की याद रखिएगा कुछ नस्लें मैं आप लोग को नोट डाउन करवा दे रहा हूँ, याद रखिएगा। पहला तो हो गया सुरती, ठीक है। दूसरा क्या याद रखिएगा, मुर्रा, ठीक है ना, क्या याद रखिएगा, मुर्रा। और तीसरा है जाफराबादी और चौथा है नागपुरी। याद रखिएगा ये भैंस के कुछ नस्लें हैं। ठीक है, एग्जाम में कहीं आ जाए तो इसको प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जो भी मैं फ्रेंड्स एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो 8 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। तो कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में कामेंग नदी पर स्थित है। याद रखिए कामेंग जिले में कामेंग नदी पर स्थित है। और यह याद रखिएगा 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना है। याद रखिएगा कितना, तो 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहले सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बम्बई में। ठीक है, जिसका नाम अभी मुंबई हो गया है। तो भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र मिल, याद रखिएगा सबसे पहले इसका डेट याद रखिएगा 18 में। ठीक है, 1818 में फोर्ट गॉल्स्टर, याद रखिएगा फोर्ट गॉल्स्टर कलकत्ता में स्थापित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन यह जो प्रयास था वो सफल नहीं हो पाई और आगे चल के इसका जो स्थापना हुआ, याद रखिएगा 1854, यानी कि 1854 में KG.N. डावर द्वारा मुंबई में मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से यह पहला सफल सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया, जिसमें 1856 में इसे उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा सबसे पहले स्थापित कब हुआ था, तो 1854 ईस्वी में। और इसका उत्पादन शुरू कब हुआ था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 1856 यानी कि 1856 में इसका उत्पादन शुरू हुआ था। और किसके द्वारा यह स्थापित किया गया था, तो G.N. डावर द्वारा, याद रखिएगा G.N. डावर के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो 10 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो याद अगर बात करें कि अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। याद रखिएगा 90% यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, उसके बाद बिहार, याद रखिएगा फ्रेंड्स बिहार में क्या है, तो 88.7%। अगर हम असम की बात करें तो असम में 85.9% और ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 83.3%। तो सबसे पहला और दूसरा याद रखिए, पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा बिहार है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है यहाँ कहाँ पाई जाती है। तो 11 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि इराक में। तो गर्म और शुष्क हवा शामल जो है इराक में पाए जाने वाली एक स्थानीय हवा है। तो फ्रेंड्स ये जो हवा जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मीन्स क्या इराक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आपका ये जो आपका प्रैक्टिस है बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, तो बने रहिए। ठीक है ना, और कमेंट करके फ्रेंड्स आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर हुआ क्या। ठीक है, कमेंट आप लोग का बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका 12 नंबर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको सही चूज करना है कि इसमें सही कौन है। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, तो ये सही है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, तो ये भी सही है। और राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत है। ठीक है, तो आपका 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर है। लोकसभा की बैठक स्थगित करने अथवा गण पूर्ति न होने पर सदन की बैठक निलंबित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, न कि राष्ट्रपति। याद रखिएगा, तो इसका अध्यक्ष किसे है, मतलब क्या इसका मतलब जो ये जो अधिकार है किसको है, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति नहीं करते, कौन करते, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विधान परिषद धन विधेयकों को
अधिकतम कितने दिन या माह तक रोक सकती है? तो 13 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 14 दिन। तो संविधान के अनुच्छेद 172, याद रखिएगा 172, अनुच्छेद 172 के आधार पर विधान परिषद धन विधेयकों को 14 दिन तक रोक सकती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिनियम 4 माह के लिए रोक सकती है। याद रखिएगा, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है और पहली बार में 3 माह के लिए एवं दूसरी बार में 1 माह के लिए रोका जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग का 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार। तो ये शक्ति नहीं दी गई है। बाकी जो है फ्रेंड्स देखिएगा कि राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, केवल सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है। ठीक है, और संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार केवल किसी है? तो राष्ट्रपति को ही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये टेस्ट बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट एसआई के लिए कोई नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा प्रैक्टिस, प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 15 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 38। तो फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 38 में किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित ही है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 16 नंबर कि सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय करता है। तो 16 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, संसद सदस्यों की निर्भरता संबंधित मामलों पर निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ऐसा अनुच्छेद 102 के आधार पर किया गया। अनुच्छेद याद रखिएगा, कौन से अनुच्छेद? 102 के 2 के आधार पर ये किया गया है। याद रखिएगा अनुच्छेद भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। ठीक है, देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूप रेखा दी गई है उनका विस्तार है। तो 17 का डी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इनके आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो 18 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और संसद द्वारा बनाया गया इस प्रकार का कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार दो और रिपीट करके सुन लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं फ्रेंड्स? तो देखिएगा, पहला कथन है कि इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया। बी में है कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन सी है कि इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। और डी है कि इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। तो आपका फ्रेंड्स ये गलत है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1919 याद रखिएगा के संबंध में कहा गया है क्या? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892। याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 1892 यानी कि 1892 में के भारत परिषद अधिनियम के तहत पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट
पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। ठीक है, इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि संविधान में संशोधन हेतु कितने विधायी प्रणाली को अपनाया गया। तो 20 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 3। तो संविधान संशोधन हेतु 3 विधायकों को अपनाया गया। तो एक बार सुनिएगा ध्यान से फ्रेंड्स। पहला है कि संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार। सेकेंड है कि संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार। और थर्ड है कि विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका अनुच्छेद 368 के अनुसार। तो ये आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या इसे आप रिपीट करके एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है आपका एडिटोरिया का। सबसे पहले आपको पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे मिलेगा और एक मैं आपको नाइट में एक और वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है, तो इनका सही क्रम कौन सा है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका क्या है देखिएगा। तो पहले जो है आपका बीवी गिरी है राष्ट्रपति का। पहले क्या थे, बीवी गिरी बने थे राष्ट्रपति, वो कब बने थे। तो मैं फ्रेंड्स आपको डेट को ना मतलब नोट करवा रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा इसे। 1969 यानी कि 1969 से लेके 1974 तक पहले कौन थे, तो बीवी गिरी थे। ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड में क्या है कि नीलम संजीव रेड्डी। तो ये जो थे वो 1977 से लेके 1982, ठीक है, यानी कि 1977 से लेके 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी। और थर्ड में है फ्रेंड्स आपका ज्ञानी जैल सिंह। ये ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो 1982, याद रखिएगा 1982 से लेके यानी कि 1982 से लेके 1987 तक 1987 तक। ठीक है, और फोर्थ में आपका फ्रेंड्स है आर वेंकटरमन। तो ये जो है वो 1987 याद रखिएगा 1987 से लेके 1992 यानी कि 1992 तक। तो राइट आंसर आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो कितना कम से कम आयु होना चाहिए। तो 22 का डी इज द राइट आंसर, यानी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता अनुच्छेद 124 में निर्धारित की गई है। ठीक है, याद रखिएगा कि मतलब कि अनुच्छेद 124 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता मतलब इसमें क्या की मतलब इसको सम्मिलित की गई है। सबसे पहले देखिए क्या होना चाहिए, अगर उच्चतम न्यायालय के अगर न्यायाधीश बनते हैं तो उन्हें क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 65 वर्ष के से अधिक आयु का नहीं हो। ठीक है ना। उसके बाद है कि किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो और राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधेयता हो। ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में विटामिन है। तो इसमें कौन विटामिन है फ्रेंड्स, तो देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपका क्या है 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइबोफ्लेविन। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो राइबोफ्लेविन है वह विटामिन है। क्या है राइबोफ्लेविन मतलब B2 यानी कि विटामिन है। अब देखिए यहाँ पे आपका है कि एक केरोटीन। तो केरोटीन फ्रेंड्स ये प्रोटीन है। ठीक है, दूसरा आपका सी है इंसुलिन। तो इंसुलिन आपका हार्मोन है। और आपका डी है कि एड्रीनेलिन। तो एड्रीनेलिन जो आपका ये भी हार्मोन है। तो इंसुलिन भी हार्मोन है और एड्रीनेलिन भी आपका हार्मोन है। और राइबोफ्लेविन जो है फ्रेंड्स ये आपका विटामिन है जिसको B2 के नाम से जानते हैं। और केरोटीन ये क्या है, तो एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। तो इसमें किसका अभाव है, तो 24 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि आयरन और विटामिन सी का। तो दूध में आयरन और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित न होने के कारण आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो 25 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि विटामिन के। तो यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। यह प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ से के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन, तो याद रखिए प्रोथ्रम्बिन। ठीक है ना, प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। तो कौन, तो विटामिन के। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो 26 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि ताप नियमन से।
तो फ्रेंड्स देखिएगा कि श्वेत ग्रंथियाँ स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है और यह सामान्यतः घुमावदार एवं नालवत होती है। यह ग्रंथियाँ तापमान को नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि मूत्र का असामान्य घटक है। तो 27 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। तो मूत्र का जो असामान्य घटक क्या है? तो याद रखिएगा एल्ब्यूमिन है। ठीक है, सामान्य मूत्र में 95% जल होते हैं, 2% लवण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और 2.6% यूरिया होती है और 0.3% यूरिक एसिड तथा क्रिएटिन होती है। ठीक है, और इसका जो रंग होता है यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। याद रखिएगा कि मूत्र का जो रंग होता है यूरोक्रोम के कारण यह पीला होता है, जिसका पीएच मान 6 होता है। याद रखिएगा मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, और मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसमें एल्ब्यूमिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 28 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ध्वनि का परावर्तन। तो फ्रेंड्स डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि को परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो 29 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि यकृत धमनी। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर यकृत धमनी यानी कि हिपैटिक, याद रखिएगा हिपैटिक धमनी ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का श्रावण मतलब जो होता है, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो श्रावण होता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 30 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय की ग्रेफियन पुटिकाएं से निकलती है। यह एस्ट्रॉयड मादा हार्मोन्स है। ठीक है, यह एस्ट्रॉयड मादा हार्मोन्स है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का श्रावण पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो 31 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि जेट्रोफा। तो जेट्रोफा के बीज से जेट्रोफा वायल निकलता है, जिसके प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो 32 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑस्ट्रेलोट्रिटिसी। तो ऑस्ट्रेलोट्रिटिसी एक पादप रोगाणु है जो गेहूं के धब्बे का कारण है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो 33 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि घुृत्वीय और नाभिकीय। तो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं। देखिए पहला क्या है घुृत्वीय बल और दूसरा क्या होता है नाभिकीय बल, ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो 34 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि नियॉन। तो सभी उत्कृष्ट गैसों एक परमाणु वाली गैस होती है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन द्विपरमाणु वाली गैस है। याद रखिएगा द्विपरमाणु वाली गैस कौन कौन है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये द्विपरमाणु वाली गैस है। ठीक है, और एक परमाणु वाली गैस कौन है? तो याद रखिएगा नियॉन, ये एक परमाणु वाली गैस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, तो किस में होती है? तो 35 का ए इज द राइट आंसर कि OF2 में। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्य -2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। याद +2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? तो 36 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कैडमियम। तो सभी क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है, क्योंकि इनका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव हाइड्रोजन से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है।
अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि पायस एक कोलाइड होता है। तो 37 का बी इज द राइट आंसर कि द्रव में द्रव का। तो पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 38 का सी इज द राइट आंसर यानी कि H2SO4 को। तो उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज़ के ईंधनों के रूप में अधिक किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है H2SO4 को हवाई जहाज़ के ईंधनों में इसका यूज़ सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है। तो 39 का सी इज द राइट आंसर यानी कि गामा उत्सर्जन। तो रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो 40 का डी इज द राइट आंसर यानी कि जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रतम से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। तो 41 का डी इज द राइट आंसर यानी कि ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। तो पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्धक लेंस क्या होता है। तो 42 का डी इज द राइट आंसर यानी कि अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि क्वार्टज किससे बनता है। तो 43 का सी इज द राइट आंसर यानी कि कैल्शियम सिलिकेट से। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि क्वार्टज एक रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टर्स कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। तो ये जो है इसके रूपांतरण से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। और 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरुत्वीय बल। तो जब बॉल पेन जो होता है वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है, इसीलिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर कि त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो 45 का डी इज द राइट आंसर यानी कि विद्युत विसर्जन के कारण। तो त्वरित विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होती है। त्वरित चालक का प्रयोग भवनों की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो 46 का ए इज द राइट आंसर यानी कि टी.एच. मेमैन ने। तो लेजर का आविष्कार टी.एच. मेमैन ने किया था और इसका फुल फॉर्म होता है लेजर का कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। तो इसका आविष्कार तो पता ही है कि टी.एच. मेमैन द्वारा किया गया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। और इसका प्रयोग संचार, सूचना तकनीक, दूरी और समय मापन, होलोग्राफी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है। 47 क्वेश्चन है कि तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 47 का ए इज द राइट आंसर। वो क्या होता है तो वह घट जाता है। तो धातुओं का विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है जबकि धातुओं का प्रतिरोध तापमान घटने से घट जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है। तो 48 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 3 स्तरीय। तो भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पर किया गया है, जो कि पहला है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक और तीसरा है प्राथमिक ऋण समिति। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप में को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। तो 49 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि M3। तो M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा भी कहते हैं और M3 मुद्रा का संबंध बैंकों की कुल जमा राशियों से है। ठीक है, और M3 बराबर क्या होता है कि M1 प्लस बैंकों की आवधिक जमाएं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो 50 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 7वीं। तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत याद रखिएगा, सबसे पहले इसका डेट फ्रेंड्स की 1986 ईस्वी में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इस योजना का कार्यकाल जो रहा था वो 1985 से 90 तक। कब था? तो 1985 यानी कि 1985 से 1990 तक था। ठीक है, और याद रखिएगा कि स्पीड पोस्ट पुस्तक के जो लेखक है वो शोभा डे है। याद रखिएगा कौन है? तो शोभा डे इसके लेखक है। तो नोट यही भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है। तो 51 का 20 द राइट आंसर, यानी कि RBI। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ट्रेजरी बिल तथा सरकार के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय RBI करता है। RBI की स्थापना याद रखिएगा 1935 में की गई थी और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा वो शक्तिकांत दास है। तो फ्रेंड्स हम लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि जो शक्तिकांत दास जो वर्तमान में जो SBI के चेयरमैन मतलब अध्यक्ष हैं, जो SBI नहीं RBI के जो अध्यक्ष हैं उन मतलब कि जो कैमे नंबर के अध्यक्ष ने बनाया गया। ठीक है, SBI ने फ्रेंड्स RBI। ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो शक्तिकांत दास है। तो कैमे नंबर के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थे कैमे नंबर के हैं फ्रेंड्स, तो ये जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है आपका। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है। तो 52 का 20 द राइट आंसर, यानी कि लॉरेंज वक्र। तो लॉरेंज वक्र आय की संचयी प्रतिशत तथा जनसंख्या की संचयी प्रतिशत के बीच संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 53 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि स्विट्जरलैंड में। तो IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो फुल फॉर्म का भी पूछ दे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि रीड डेटा बुक IUCN के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। ठीक है ना, तो इसका फुल फॉर्म फ्रेंड बताइएगा कि IUCN का फुल फॉर्म होता क्या है, क्योंकि रीड जो हमारा रेड डेटा बुक है वो IUCN के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है, जिसमें विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधे जिन पर अस्तित्व का संकट है के नाम से दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए। तो 54 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 1982 में, यानी कि 1982 में। तो रामसर संधि अर्ध भूमि के संरक्षण से संबंधित है। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था तथा भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किए थे। स्थापना याद रखिएगा 1971 में इसकी मतलब कि इसका जो स्थापना हुआ और इस पे जो भारत हस्ताक्षर किए थे वो कब किए थे, तो 1982 में इसका हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और भारत के 42वें अर्धभूमि क्षेत्रों को 15 जनवरी 2021 तक रामसर संधि के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो कब किया गया, तो 15 जनवरी 2021 तक। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। तो 55 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 10 अप्रैल। तो देखिए फ्रेंड्स, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जल संसाधन दिवस तो हम लोग 10 अप्रैल को मनाते हैं और होम्योपैथी दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं, तो 10 अप्रैल को मनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे जल संसाधन है। तो फ्रेंड्स देखिएगा आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिएगा, क्योंकि 22 मार्च। तो फ्रेंड्स देखिएगा जल संसाधन हम लोग 10 अप्रैल को मनाते हैं, लेकिन जल दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। जिस दिन हम लोग 22 मार्च को क्या हुआ था, तो बिहार का स्थापना हुआ था। बिहार का स्थापना दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं और जल के मतलब जल जो दिवस है, जल मतलब वाटर डे हम 22 मार्च को मनाते हैं, लेकिन जल संसाधन दिवस जो है वह 10 अप्रैल को मनाते हैं और होम्योपैथी दिवस भी हम लोग 10 अप्रैल को ही मनाते हैं। तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर।
देखिए 56 नंबर कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। तो 56 का सी इज द राइट आंसर यानी कि कोलकाता में। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है तथा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में। याद रखिएगा कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका मैच करना है कि कौन सा राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अच्छे से कि इसमें से निम्न में से प्रश्नों का मिलान करें। इसमें से फ्रेंड्स मिलान करना है। देखते हैं तारापुर, कैगा, कुडनकुलम और नरोरा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो 56 नंबर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले तो हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। तो तारापुर क्या हो गया, तारापुर महाराष्ट्र। कैगा क्या हो जाएगा, तो कैगा हो जाएगा क से कैगा, क से कर्नाटक याद रखिएगा। कुंडनकुलम याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुंडनकुलम जो है वो तमिलनाडु याद रखिएगा और नरोरा उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो 58 का डी इज द राइट आंसर कि सरोजिनी नायडू। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसकी लेखिका सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी, तो याद रखिएगा डेट की। जो सरोजिनी नायडू जो है वो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। तो याद रखिएगा कौन बनी थी, तो 1925 में यानी कि 1925 में ये पहली बार अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। ठीक है, महिला। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था। तो 59 का सी इज द राइट आंसर यानी कि अबुल कलाम आज़ाद ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था, तो अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। तो याद रखिएगा कि इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था तथा इस पर वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किया था। कब हुआ था शुरुआत, तो याद रखिएगा 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त 1900 यानी कि 1942 यानी कि 1942 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जिल ए इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो 60 का ए इज द राइट आंसर यानी कि बलबन ने। तो जिल ए इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। बलबन का शासनकाल जो चला था याद रखिएगा 1266 से 1287 तक था। इसने रक्त व लौ की नीति का पालन किया था तथा ईरानी त्यौहार नौरोज भी प्रारंभ इन्हीं ने किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे। तो 61 का बी इज द राइट आंसर यानी कि संभवनाथ। तो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव थे। याद रखिएगा इनके प्रवर्तक ऋषभ देव थे तथा ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे। ठीक है ना, प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे तथा जैन धर्म के तीर्थक जो थे पहले याद रखिएगा ऋषभ देव, उसके बाद जो दूसरा में है वो अजितनाथ, तीसरा में जो थे इनके तीर्थकर वो संभवनाथ, चौथा है अभिनंदन और पांचवा है सुमति। 62 नंबर क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो 62 का सी इज द राइट आंसर यानी कि रिपन को। तो इल्बर्ट बिल के कारण लॉर्ड रिपन को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ा था। रिपन का कार्यकाल 1880, याद रखिएगा रिपन का जो कार्यकाल था वो कब था, तो 1880 से लेके 1884 तक। ठीक है, 1880 से 1884 तक था तथा इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो किसे, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा इल्बर्ट रिपन को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो 63 का डी इज द राइट आंसर यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने सर्वप्रथम यह कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि तथा रचनाकार थे। इन्होंने वंदे मातरम की भी रचना की थी। तो किसने, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि पालखेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो 64 का बी इज द राइट आंसर यानी कि बाजीराव प्रथम और निजामू
निज़ामुल मुल्क के बीच, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम और निज़ामुल मुल्क के बीच हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पालखेरा का युद्ध जो हुआ था सबसे पहले कब हुआ था फ्रेंड्स, तो याद रखिए 1728 ईस्वी में, यानी कि 1728 ईस्वी में हुआ था। बाजीराव प्रथम तथा निज़ामुल मुल्क के मध्य हुआ था, जिसमें निज़ामु मुल्क की हार हुई थी, ठीक है ना। और इस शब्द से संबंधित कुछ जो प्रसिद्ध जो प्रमुख युद्ध जो है वो याद रखिए, खेरा का युद्ध। सबसे पहले जो खेरा का मतलब जो खेरा का जो युद्ध हुआ था वो 1707, याद रखिएगा 1707 में खेरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और सकर खेरा का युद्ध जो हुआ था वो 1724 में हुआ था, ठीक है। सकर खेरा का युद्ध 1724 में हुआ था। और याद रखिएगा कि पाल खेरा का युद्ध जो हुआ था वो 1728 में हुआ था। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 नंबर, ठीक है। देखिएगा कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है, तो 65 का सी इज राइट आंसर, यानी कि औरंगजेब को। तो मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल याद रखिए पहले 1658 से 1707 तक रहा, ठीक है। कब रहा, तो 1658 यानी कि 1658 से 1707 यानी कि 1607 तक रहा। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, एक बार हुआ था, यानी याद रखिएगा कि जो औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार हुआ था, कि एक बार कब हुआ था तो 1658 ईस्वी में और दूसरा हुआ था 1659 ईस्वी में, ठीक है ना, में हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शाही दरवेश कहा जाता है। जिंदा याद रखिएगा, जिंदा पीर भी कहा जाता है, किसे, तो औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था, तो 66 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 41वां। तो 41वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो 1926 में हुआ था, याद रखिए 1926 में, और गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था, ठीक है। किसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो श्रीनिवास अयंगर ने किया था। और इस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था, तो 67 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि महदहा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा तथा तामलुक में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। और इसके अनुसार जो आपका डी जो अनुसार आपका डी आर आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 68 का ए इज द राइट आंसर, कि 10 मार्च 1922 को। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को 10 मार्च 1922 को असंतोष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तथा उन्हें 6 वर्ष की कैद की भी सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि किस स्थान से युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है, तो 69 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि कालीबंगा। तो एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता है, किंतु कालीबंगा तथा लोथल से क्रमशः 1 या 3 युगल शब्दाह के उदाहरण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स है आपका हड़प्पा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो हड़प्पा जो है वह जो इसका जो खोज हुआ था कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 तो सबसे पहले जानिएगा हड़प्पा के जो खोजकर्ता है वो कौन है, तो दयाराम साहनी, याद रखिएगा कौन है, तो दयाराम साहनी। बी में है कि चंद्रहुद्रो, ठीक है ना, तो चंद्रहुद्रो देखिएगा इनका खोज कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। और इसके जो खोजकर्ता है वो एनजी मजुमदार है, ठीक है, एनजू मजुमदार है। और यह सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में हुआ था, ठीक है। और हड़प्पा जो दयाराम साहनी ने खोया था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर मतलब इसका मतलब यह स्थित है, मतलब यह स्थित कहाँ पे है, तो वहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये है कि रंगपुर, तो रंगपुर है इसका जो हुआ था फ्रेंड्स ऐसे आपका 1953 से 54 रहेगा, तो 1953 से 54 में। और यह आर राव के द्वारा खोजा गया था और यह गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के समीप स्थित है। और नेक्स्ट है आपका लोथल, तो लोथल याद रखिएगा ये 1957 में इसका खोज हुआ था और यह आर राव के द्वारा भी खोजा गया था, ठीक है ना। और यह गुजरात के कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आपका 71 से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, 71 मैथ्स है, इसको मैं PDF फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो क्लास में, तो प्लीज़ आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, 71 हो गया, वीडियो पॉज करके बनाइए। 72 हो गया फ्रेंड्स।
आगे हम लोग देखते हैं 73 नंबर भी आपका मैथ्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इसको अच्छे से। और 74 भी फ्रेंड्स आपका क्या है, तो आपका 74 भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए आपका 75 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी आपका फ्रेंड्स आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग बनाइए, मैं आपको वीडियो को फॉर्म में लास्ट में अपलोड कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, ठीक है। तो 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो 76 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 20 अक्टूबर को। तो विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस का विषय क्या है, तो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट, ठीक है ना। तो 2020 का जो थीम था वो क्या था, याद रखिएगा कि कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर, देखिएगा कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो 77 का डी इज द राइट आंसर, की 74वां। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 74th रहा है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन का रहा है और इस सूचकांक में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। मतलब कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो 78 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि परेश रावल। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के नए अध्यक्ष परेश रावल बने हैं तथा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि FTII, याद रखिएगा FTII, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शेखर कपूर बने हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा शेखर कपूर। अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर कि हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। तो 79 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि मोख्तर ओएने। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि माली एक अफ्रीकी देश है जहां नए प्रधानमंत्री मोख्तर ओएने बने हैं। माली की राजधानी याद रखिए बामाओ, क्या है याद रखिए, तो बामाओ है। माली की राजधानी क्या है, तो बामाओ। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो 80 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि शशि थरूर। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक शशि थरूर है, ठीक है। और इनके और भी कोई मतलब फेमस बुक है, याद रखिएगा कि वाई आई एम अ हिंदू, इनके भी लेखक कौन है, तो शशि थरूर है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके भी लेखक शशि थरूर है। और द ग्रेट इंडियन नोवेल, इसके भी लेखक शशि थरूर है। तो नोट डाउन कर 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्न में से किसका मिलान सही है। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्य और राज्यपाल से संबंधित है, तो गंगा प्रसाद नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वीडी मिश्रा है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। बी है आपका असम के जगदीश मुखी, ये सही है। सी है आपका केरल। तो केरल के जो राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान है, तो आपका आचार्य देवव्रत गलत हो जाएगा। और डी है गुजरात। तो गुजरात के जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत है, ठीक है। तो ये आपका कल्याण सिंह आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिएगा कौन कौन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है क्या कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 82 का बी इज द राइट आंसर, की विश्व शौचालय दिवस। तो वर्ष 2020 में विश्व शौचालय दिवस की थीम सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज था। विश्व शौचालय दिवस हम लोग हमेशा जो मनाते हैं, याद रखिए 19 नवंबर को, 19 नवंबर को हम लोग विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर कि अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के किस देश के साथ समझौता किया है। तो 83 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि जापान। तो भारत ने अक्टूबर 2020 में जापान के साथ साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। जापान की राजधानी याद रखिएगा टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा होन्शु द्वीप पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर कि महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयाघात से निधन हो गया है। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो 84 का ए इज द राइट आंसर, कि अर्जेंटीना। तो डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी थे। वर्ष 1986 में फुटबॉल विश्व कप चैंपियनशिप रही, अर्जेंटीना की टीम के कप्तान थे, याद रखिएगा। तो कब, तो 1986, तथा जिसमें गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी इन्हें मिला था। कब, तो 1986 में, याद रखिएगा 1986 में इन्हें मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका
85 नंबर बोल रहा है क्या, सिस्टमेक्स 2020 सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश कौन है? तो 85 का 20 द राइट आंसर, यानी कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड का यह त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिस्टमैक्स 2020 अंडमान सागर में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो 86 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि गुजरात। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात राज्य का प्रमुख योजना है। इसके अंतर्गत सूखे, ज़्यादा बारिश या बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल का नुकसान होने पर किसानों को 1 लाख की मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है, क्योंकि किसान लोग को बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि हमारे जो फसल जो बर्बाद होते हैं। तो ये जो शुरुआत की गई है गुजरात में की गई है। तो देखिए, और सब राज्य में शुरू हो बहुत जल्द। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो 87 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर कि कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? तो 88 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारतीय थल सेना। तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर कि रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो 89 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि भौतिकी में। तो भौतिकी क्षेत्र में प्राप्त नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन कौन है? तो रोजर पेनरोस जो ब्रिटेन के हैं, रिनहार्ट गेंजेल जो जर्मनी के हैं, और एड्रिया धेज जो अमेरिका के हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश में किया? तो 91 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि ईरान ने। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण ईरान द्वारा किया गया था। निवार का मतलब होता है रोकथाम करना, याद रखिएगा। निवार का मतलब क्या होता है? तो रोकथाम करना। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स। नाइन्टी 92 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो 92 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मिजोरम, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों में क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय है। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था, याद रखिएगा। पहला बार 1987 में यह वन रिपोर्ट को जारी किया गया था, और प्रत्येक 2 साल में एक बार इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर कि IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 93 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसको UAE कहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो IPL 2020 जो संस्करण 13वां संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। मुंबई इंडियंस IPL 2020 के विजेता तथा दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही है, ठीक है। और मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक 5 बार जीते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन कब जीते? 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में और 20 में, लगातार मतलब 5 बार उन्होंने यह IPL सीरीज को जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका 94 नंबर कि 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो 94 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केंद्र सरकार द्वारा लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया है। 2016 में सिक्किम 100% जैविक प्रदेश वाले बनने वाला देश का पहला राज्य बना था। कम? तो 2016 में सिक्किम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर कि देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? तो 95 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि गुजरात में। तो 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। यह अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित की गई है। यह प्लेन साबरमती से केवडिया के बीच की 200 किलोमीटर दूर को 45 मिनट में इसे तय करेगी।
अगला क्वेश्चन है 96 नंबर की भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो 96 का ए इज द राइट आंसर यानी कि रुद्रम। तो भारत ने पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को ओडिशा के बालासोर से परीक्षण किया है। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया तथा इसका उपयोग रडार को नष्ट करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर की फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। तो 97 का सी इज द राइट आंसर यानी कि एंजेला मार्केल। तो फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल है, जबकि कमला हैरिस को तीसरा स्थान और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, 41th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर की 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 98 का डी इज द राइट आंसर यानी कि श्रीलंका में। तो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन श्रीलंका में किया गया, जबकि चौथा जो सम्मेलन काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। और बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका है। इसकी स्थापना याद रखिएगा कि बिम्स्टेक की स्थापना जो हुआ तो 1997 में 1997 में हुई थी तथा सचिवालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 99 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है। तो 99 का डी इज द राइट आंसर यानी कि 26। तो हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिलाओं विधायकों की संख्या कितनी है। तो 26 है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो 100 का ए इज द राइट आंसर यानी कि सतलज नदी पे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट है तथा यह प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट्स विद्युत उत्पादन करेगी। तो फ्रेंड्स आपका जो टॉप 100 क्वेश्चन जो एडिटोरिया का जो ईएसआई था वो एसआई का जो बिहार दरोगा जो प्रैक्टिस था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका स्कोर क्या होगा। अगर अभी तक आप चैनल को पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को डेली 1 या 2 आपको प्रैक्टिस जरूर आपको अपलोड करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो प्लीज़ बने रहिए पीसीएस मेकर पे और जैसा जैसे शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो नया प्रैक्टिस के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।